हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात चल रही थी, ठीक है ना। आज 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं बेटा, ये फिनिश करेंगे और बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आज एक नया कंसेप्ट सीखना है बेटा हमें, ठीक है जी। बेटा सबसे पहले वही सिस्टम रहेगा, पहले मेरे एग्जाम पर, क्योंकि बेटा बुक में तो सीधा लेवल बना देते हैं ये, ठीक है ना। अगर मैं सीधा कराने लगूंगा तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है जी। अभी फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपको मैंने 2 इलस्ट्रेशन छोड़ दिए थे, शायद मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 नहीं दिया और मैंने 7 नहीं दिया और 9 भी, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने 3 इलस्ट्रेशन छोड़े हैं। आज मैं बता देता हूँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग अभी 2 एग्जाम्पल के बाद फिनिश हो जाएगी। जब ये फिनिश हो जाएगी बेटा तो जितना कुछ बचा है इलस्ट्रेशन 3 से लेकर 9 तक, ऐसे ही क्वेश्चन 3 से लेकर 9 तक सब कर लेना, ठीक है। एक आध प्रॉब्लम भी आएगी, आने देना, ठीक है ना। देखो मैं जान के ना हर चीज नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे भी जज करना है बेटा कितना दिमाग चलाते हैं हम अपने लिए, ठीक है ना। जरूरी थोड़ी है पेपर यहीं से आएगा बेटा, तो आपके मेंटल स्किल्स भी तो चेक करने हैं। तो एक आध प्रॉब्लम लायक तो क्वेश्चन मैं छोड़ ही दूंगा, आने दो प्रॉब्लम, उसको कल देखेंगे, ठीक है जी। कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, अभी 2 दिन की तो हमारी छुट्टी रहेगी, ठीक है। चलो जी बेटा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग की ही बात चल रही है। आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, एक एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं बेटा, फिर एक आपसे कराएंगे। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना, बस बस बिल्कुल चुप हो जाओ बेटा, सामने देखो। एक नई चर्चा करने जा रहे हैं बेटा आपके साथ। बाबू मैंने ना एक बात बोली थी, जब भी आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग करनी होती है ना बेटा, कोई स्पेसिफिक डोनेशन देके जाता है, आप बस सिंपल सी एक बात समझो, आपने एक अलग बैंक अकाउंट खुलवा लिया है भाई, ठीक है ना। और ये पैसे उसमें जमा हो गए और उसी से खर्चा होना है बेटा, जिस भी पर्पज के लिए डोनेशन आई है। पवेलियन के लिए डोनेशन आई है तो ये बैंक अकाउंट से सिर्फ पवेलियन के लिए पैसा निकलेगा। मैच के लिए डोनेशन आई है तो मैच के लिए निकलेगा बेटा, ठीक है ना। किसी स्पोर्ट्स डे के लिए आई है तो स्पोर्ट्स डे के लिए निकलेगा, जिस चीज के लिए आई है उसी चीज के लिए निकलेगा। ये एक अलग बैंक अकाउंट खुल चुका है। बाबू मान लो आपको कोई स्पोर्ट्स फंड में डोनेट करके गया 1 लाख रुपए, ठीक है ना, कि इससे स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर लेना, ठीक है। और बेटा मान लो स्पोर्ट्स डे आने में अभी 1 साल है, आज स्पोर्ट्स डे है, कोई इंसान आपको डोनेट कर रहा है कि अगला स्पोर्ट्स डे जो होगा सारा पैसा मेरी तरफ से, ठीक है। उसने आपको 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए बेटा। ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा 1 लाख रुपए हैं, ये आइडल पड़े रहेंगे 1 साल तक, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेट सपोज बैंक एफडी में, ठीक है जी। बाबू स्पोर्ट्स फंड के नाम क्या है, 1 लाख रुपए, और उन्होंने उस 1 लाख रुपए से एफडी करा दी जिसका ब्याज 10% है। अगर लिखा हुआ है ना स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के आगे कोई रेट, दैट मीन्स बेटा ये रेट ऑफ रिटर्न है, कुछ ना कुछ कमाई आने वाली है। यानी कि बेटा अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, इसके ऊपर 10% रिटर्न मिलेगा साल का, यानी कि 10,000 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है जी। और बोलता है अभी तक इंटरेस्ट मिल चुका है 7,500 रुपए बेटा, जबकि मिलना कितना चाहिए, 10% मिलना चाहिए 1 लाख का, 10,000 मिलना चाहिए, 7,500 कहता है अभी तक मिल चुका है बेटा। 7,500 मिल चुका है तो 2.5 और भी तो मिलेगा बेटा। 2,500 का जो इंटरेस्ट है एक्रियूड है बेटा। बाबू हम तो सारी इनकम को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं 12 महीने के लिए, ठीक है ना। 12 महीने के लिए तो रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। एक दिन बोल रहा था मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ाते टाइम, ठीक है ना बाबू। तो 12 महीने का इंटरेस्ट कितना बैठता है, 10% बैठेगा बेटा 1 लाख रुपए का, 10,000 रुपए। आया कितना अभी तक, 7500 आया, तो 2,500 और भी आएगा बेटा बाबू। और बाकी ये दोनों आइटम बिल्कुल नॉर्मल है जैसे पहले थी, सेल ऑफ टिकट्स और मैच एक्सपेंसेस या स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे बेटा इसको, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा।
अगेन लाइबिलिटी साइड में मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू करूंगा स्पेसिफिक डोनेशन की, लेकिन थोड़ा सा स्पेस छोड़कर कि अगर कैपिटल फंड लिखना पड़ा तो उसको लिखूंगा। ठीक है जी, तो लिखो जी स्पोर्ट्स फंड अमाउंटेड टू ₹1,00,000 और बेटा 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी 1 लाख रुपए की है। क्या करूं बेटा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का? कोई भी इन्वेस्टमेंट है बेटा एसेट होती है, ठीक है ना, फ्यूचर तक के लिए बेनिफिट देगी ये तो आपको। तो बेटा आपने इन्वेस्टमेंट करी है, लेट सपोज बैंक एफडी में या कहीं पर भी, इसे हम बोल रहे हैं स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, 10% अमाउंटेड टू ₹1,00,000। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, इसको कहाँ खर्चना है बेटा? स्पोर्ट्स के लिए ही खर्चना है। लेकिन अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए किसी जगह पर, ये आपके लिए हमेशा ही एसेट है बेटा, ठीक है ना। अब आपको वहां से कमाई आने वाली है 10%, 10% 1 लाख का 10,000 रुपए कमाई आनी है बेटा, ठीक है ना। और उसमें से बोलता है 7,500 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है। बेटा देखो, अगर यहां पर स्पेसिफिक डोनेशन की बात नहीं होती, ठीक है ना, ये कभी ना दिया होता स्पोर्ट्स फंड, नॉर्मल बोला होता कि आपने 1 लाख रुपए की बैंक एफडी कराई, 10% पे कराई और आपको अभी 7500 रुपए ब्याज आ चुका है। मैं करता क्या बेटा? बाबू ब्याज इज अ रेकरिंग इनकम, हर साल होने वाली इनकम है बेटा, मैं इसको रिकॉर्ड कर देता इनकम साइड में। लेकिन मैंने आपको एक बात समझाई थी बेटा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एक सेपरेट अकाउंट खुल जाता है, ठीक है ना। सेपरेट अकाउंट खोल दिया आपने, बैंक अकाउंट, इसमें 1 लाख रुपए डोनेशन डाल दी, इससे कोई भी इनकम रियलाइज होगी बेटा यहीं पर जाएगी बेटा, और इससे कोई भी खर्चा होगा बेटा यहीं से रिकॉर्ड होगा। ये इनकम साइड में नहीं दिखा सकते आप। नॉर्मल केस में मैं बोलता हूं ये स्पोर्ट्स फंड कुछ दिया ही ना होता और ये दिया होता बैंक एफडी 1 लाख रुपए की कराई, 10% ब्याज है, तो बेटा ब्याज एक रेकरिंग इनकम है, रेवेन्यू नेचर की इनकम है, ये हमेशा रिकॉर्ड होनी चाहिए बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। लेकिन अगर मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात करूं, भाई मैंने एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल दिया है, इस डोनेशन से रिलेटेड कोई भी इनकम आएगी बेटा कहां जानी चाहिए? इसी अकाउंट में जानी चाहिए बेटा, और इससे कोई खर्चा होगा यहीं जाना चाहिए। अदरवाइज सोचो अगर इन चारों में से कुछ ना दिया होता, कभी क्वेश्चन शुरू में ही आपको कह देता सेल ऑफ टिकट्स, तो सेल ऑफ टिकट भी एक रेवेन्यू नेचर की आइटम है बेटा, हम आज तक कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं? फंड में ही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा। एक्सपेंसेस, मैच के एक्सपेंसेस एक रेकरिंग नेचर के खर्चे, इससे कौन सी एसेट जनरेट हो जाती है बेटा, तब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना बेटा इसको यहीं पर। तो बाबू फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कोई भी इनकम होती है फंड से रिलेटेड, कोई भी खर्चा होता है, सब बेटा लायबिलिटी साइड ही हैंडल किया जाता है, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, अब बहुत आराम से बात समझने की कोशिश करो। 7500 रुपए की ब्याज आई बेटा, नॉर्मल केस में ब्याज एक रेकरिंग इनकम है, लेकिन बेटा फंड के केस में ये फंड में ही जुड़ेगी इनकम। 7500 रुपए इंटरेस्ट आ गया जी, ठीक है जी। 2500 और भी आना है सर, 10% आना है ना 1 लाख का, ठीक है ना। 2500, 10,000 आना चाहिए था ना, आया 7500 रुपए। बाबू 2500 और भी आएगा, आएगा ना? चलो जी बेटा, ये इनकम भी आएगी, इंटरेस्ट एक्रियूड इसी अकाउंट में आएगी बेटा, इंटरेस्ट एक्रियूड 2500। अब एक बात सुन लो बेटा, इंटरेस्ट जो एक्रियूड है ये अभी फ्यूचर में मिलेगा। देखो बाबू टर्म बता देता हूं, आपने शायद पता नहीं 11th क्लास में करी है कि नहीं करी, 4 टर्म सुनी होंगी वैसे आपने, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रियूड एंड अनएक्रियूड, सुनी है ऐसी 4 टर्म बेटा कभी आपने? बाबू क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग का? ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है ना, हम ऐसे ही बोलते हैं ना प्यार से इसको। जो बेटा खर्चा ड्यू हो चुका लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करा, इसे बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग। और बेटा अगर कोई चीज ड्यू हो चुकी है और अभी तक पे नहीं हुई, ये हमेशा ही मेरी लायबिलिटी होती है। सर समझाने के लिए मैं एक बात बोल रहा था कि मैं अंकल को रेंट देता हूं महीना पूरा होने के बाद अगली 1 तारीख को, अप्रैल मंथ पूरा हो गया तो मैं 1 मई को रेंट देता हूं, मई मंथ पूरा हो जाता है तो 1 जून को रेंट देता हूं, जून मंथ पूरा हो जाता है तो 1 जुलाई को रेंट देता हूं। अब यही सोचो मार्च मंथ पूरा हो गया, मैं रेंट कब दूंगा? 1 अप्रैल को, लेकिन 31 मार्च को मैंने अकाउंट्स क्लोज करने हैं बेटा, मैंने भी 11 महीने का रेंट दिया हुआ है, मैंने भी 11 महीने का रेंट दिया हुआ है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है पूरे 12 महीने का खर्चा, पूरे 12 महीने की इनकम दिखाओ, तो क्या मैं 12वें महीने का खर्चा दिखाऊंगा? दिखाऊंगा,
इसका नाम लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ये रेंट ड्यू हो चुका है, मैंने पे नहीं करा, और ये एक जगह रिकॉर्ड नहीं होगा, दो जगह होगा। एक एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा बेटा और दूसरा लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना बेटा। सेम बात बेटा इनकम के लिए, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड इज नोन एज एक्रूड इनकम। अब यहां पर यही तो किस्सा है भाई, साल पूरा बीत गया, मुझे इन्वेस्टमेंट करे हुए पूरा साल हो चुका है, मुझे 10,000 मिल जाने चाहिए थे, लेकिन बैंक क्या करता है, क्वार्टरली दे रहा है बेटा इंटरेस्ट। पहले क्वार्टर में आया 2500, दूसरे क्वार्टर में आया 2500, तीसरे क्वार्टर में आया 2500, चौथे क्वार्टर का कल आना है, लेकिन आज 31 मार्च है, आज अकाउंट्स मुझे क्लोज करने हैं। मैं इनकम तो अर्न कर चुका हूं, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई बेटा, ठीक है ना। तो रिसीव होने बाकी है, और अगर मुझे मिलनी है बेटा, कल ही मिलनी है, मेरे लिए तो एसेट है, मुझे तो बेनिफिट मिलना है अभी। तो क्या मैं परफॉर्म कर चुका, मैं परफॉर्म कर चुका, पूरा साल बीत चुका, बैंक को मेरे लिए परफॉर्म करना है, ब्याज देनी है अभी बैंक ने मुझे, ठीक है ना बेटा। क्या मैं इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता हूं बेटा, बिल्कुल रिकॉर्ड करता हूं। अगर मैं इनकम साइड में इसको रिकॉर्ड कर रहा होता तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करता कि 7500 का ब्याज आ चुका है, 2500 का भी और आएगा, और ये एक जगह नहीं जाता है एक्रूड इंटरेस्ट भी, दो ही जगह जाता है बेटा। इनकम में तो प्लस कर दिया, 12 महीने का इंटरेस्ट दिखा दिया पूरा, बाबू एसेट भी बनाऊंगा एक्रूड इंटरेस्ट को कि हाँ अभी आने वाला है बैंक से पैसा। तो बेटा यहां पर भी यही काम कर रहा हूं, एक्रूड इंटरेस्ट, कि बैंक अभी मुझे 2500 रुपए देने वाला है, ठीक है जी। बाकी सब कुछ नॉर्मल है बेटा, कुछ भी नहीं करना। और सेल ऑफ मैच टिकट पहले की तरह प्लस हो जाएगी बेटा, स्पोर्ट के एक्सपेंसेस 80,000 पहले की तरह माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। 50,000 रुपए अभी भी आपके पास फंड में बच जाएगा। लो सिंपल सी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सब सामने देखना मेरी तरफ बेटा। बदला क्या, कुछ नहीं बेटा, एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं आ गई आपके लिए, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं बदला। जैसे फंड को पहले रिकॉर्ड करते थे कर दो, इन्वेस्टमेंट आपके लिए हमेशा एसेट है बेटा, रिकॉर्ड कर दो। एंड इन्वेस्टमेंट में बेटा कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर आएगी, ये रिटर्न इनकम साइड मत दिखाना बेटा। फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम होगी बेटा फंड में ही जोड़ देंगे। तो बेटा 7500 मिल चुके हैं वो दिखा दिए, जो अभी मिलने बाकी है वो भी दिखा दिया, आएंगे तो इसी अकाउंट में बेटा, ठीक है ना। और जो चीज अभी आनी बाकी है बेटा वो मेरी एसेट भी होती है, तो मैंने इसको यहां पर भी रिकॉर्ड कर दिया। नॉर्मल बेटा सेल ऑफ मैच टिकट से कोई इनकम हुई है वो भी रिकॉर्ड कर दी, एज वेल एज कोई मैच एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी रिकॉर्ड कर दी। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं है, बाकी कुछ भी नया नहीं। बात क्लियर, ऑल ओके। आपको बता देता हूं ये कंसेप्ट हमारा यहीं फिनिश हो जाता है, ये इसका हाईएस्ट लेवल था। मैंने तो 8-9 एग्जाम्पल कराने के बाद इसको कराया बेटा, ताकि बेस बिल्कुल हमारा मजबूत रहे, बेस नहीं हिलना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है जी। चलो अभी करेंगे इस पर बेस्ड और क्वेश्चन, आप एक बार इसको नोट डाउन करो। चलो बेटा मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, आप सॉल्व करना फटाफट से, ठीक है जी। फटाफट से मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नोट डाउन करो। एग्जाम्पल नंबर 2, मैच फंड बस बेटा बिल्कुल चुप। मैच फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपी, लो जी बेटा फटाफट से सॉल्व करके दो, फटाफट से सॉल्व करके दो मुझे ये एग्जांपल। लो बेटा फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 का। बेटा आपने एग्जांपल नंबर 2 में एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करी होगी, फटाफट से लायबिलिटी साइड दिखाया होगा। मैच फंड स्पेसिफिक डोनेशन है, मैच के लिए डोनेशन मिली 5 लाख। अभी मैच होने में बेटा 1 साल बाकी है, आपने क्या करा, सोचा आइडल फंड क्यों छोड़े, इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने इस 5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट कर दी 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट,
8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट कर दी आपने 5 लाख रुपए की। बेटा 8% ऑफ 5,40,000, 40,000 रुपए का आपको ब्याज मिलना चाहिए, और कहता है अभी तक ब्याज 30,000 रुपए आया है बेटा। तो आएगा तो है ही बेटा 40,000, जब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और साल पूरा बीत चुका है, लैप्स हो चुका है टाइम पीरियड, तो बेटा 30,000 तो रिसीव हो गया, और 10,000 रुपए का एक्रीव्ड इंटरेस्ट है बेटा, जो आएगा ही आएगा। और एक्रीव्ड इंटरेस्ट बेटा क्योंकि फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है, आप परफॉर्म कर चुके हो, तो बेटा ये कहीं ना कहीं आपकी एसेट भी है। ठीक है जी। तो बाबू ये 5,40,000 है, इसके अलावा मैच की टिकट बिकी है बेटा 60,000 की, और बेटा 360 का एक्सपेंस हुआ है मैच में। तो अभी भी बेटा आपके पास 2,40,000 उस फंड में पड़े होंगे बेटा, तो फ्यूचर में आप खर्चोगे मैच के लिए ही। ठीक है जी, ऑल क्लियर। बढ़े आगे बेटा। अभी आपको ध्यान करा देता हूं, लास्ट कंसेप्ट में ना बेटा मैंने लिखवाना शुरू किया था ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम। ठीक है ना, कुछ स्पेशल आइटम के ट्रीटमेंट मैंने लिखवाने शुरू करे थे, जिसमें मैं अब 4 चीजों की बात कर चुका हूं। ठीक है ना, मैंने एंट्रेंस फी की बात करी, लाइव मेंबरशिप फी की बात करी थी, डोनेशन और लेगेसी की बात करी थी, और डोनेशन और लेगेसी से ही मैं स्टार्ट हुआ हूं बेटा, ये स्पेसिफिक डोनेशन की चर्चा चल रही थी। बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए अब स्पेसिफिक डोनेशन पे। अब 5th आइटम की बात करते हैं बेटा। अगेन जो 5th आइटम लिखेंगे इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं बेटा, फिर किसी दिन 6th आइटम लिखेंगे, फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बेटा। जब छोटे क्वेश्चन करना सीख जाएंगे बेटा, फिर एकदम बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे, सारी की सारी एडजस्टमेंट हो जाएंगे हमारे साथ। ठीक है जी, चलो जी बेटा लिखो 5th आइटम, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। 5th आइटम लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। सेम कंसेप्ट चल रहा है बेटा, ये 5th आइटम है, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। बेटा आवाज ना है किसी की, देखो मैं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जान लगा रहा हूं, आपकी तरफ से जान नहीं लगेगी तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी बेटा। चलो जी सामने देखना मेरी तरफ। बेटा मैंने कुछ बात लिखी है, ऑल्दो समझ में एक बारी में आ गई होगी, लेकिन बेटा फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ इसकी। बेटा आप सरकारी हॉस्पिटल्स देखते हो, बहुत सारे सरकारी स्कूल्स देखते हो, ठीक है ना। सरकार वहाँ पर मेडिसिन का स्टॉक भेजती रहती है, ठीक है ना। सरकार ने मेडिसिन का स्टॉक भेजा, बेटा वो फ्री में दवाइयाँ देते रहते हैं ट्रीटमेंट जब भी कर रहे होते हैं किसी पेशेंट का, ठीक है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी मेडिसिन कंज्यूम हो जाती हैं, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ऐसे ही बात करूं किसी सरकारी स्कूल की या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्कूल बना है, स्कूल में बहुत सारी स्टेशनरी आती रहती है बेटा, चाहे वो बात कर लो कॉपी रजिस्टर्स की, चाहे वो बात कर लो बेटा पेंसिल पेन रबड़ की। तो बेटा ये सब मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है उन स्टूडेंट को जो गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं बेटा उस स्कूल में।
तो थ्रू आउट द ईयर बहुत सारा मटेरियल ऐसे भी कंज्यूम हो जाता है स्कूल में, इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हमारे को हर हाल में बेटा इसकी कैलकुलेशन करनी होती है कि कैसे मटेरियल कंज्यूम हुआ, कितना कंज्यूम हुआ और इसको कहाँ शो करना है। ऑल्दो मैंने लिख दिया इसको एक्सपेंडिचर साइड शो करना है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका सिखाना है मुझे, लेकिन फिर एक बात बोल रहा हूं बेटा, मैं रटवा नहीं सकता अकाउंट्स। अकाउंट्स बेटा इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग। जितनी जल्दी आसानी से आप रीड करना शुरू करोगे ना अकाउंट्स, उतना आपका फायदा है बेटा, और जितना रटोगे उतना फंसते चले जाओगे बेटा अकाउंट्स में। ये 11th जितनी आसान अकाउंट्स नहीं है बेटा, ये 5-7 चैप्टर नहीं है बेटा जिसका रट्टा मार लोगे, ये अकेला चैप्टर 5-7 के बराबर होगा, ठीक है ना। रटना मत बेटा, बहुत आराम से चीजों को समझ के चलेंगे। मान लो बेटा मेरा फाइनेंशियल ईयर है 2020 टू 21, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का मेरा फाइनेंशियल ईयर है। मुझे बोलता है बेटा, अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे सर, मेरे से समझेंगे। मुझे बोलता है बेटा स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 1st of April 2020 was 5,000। ये मैं रुपी में बता रहा हूं बेटा आपको। परचेज्ड ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपीज। और आपको बोलता है बेटा स्टॉक ऑफ मेडिसिन as on 31st of March 21 was 10,000 रुपीज। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सब प्यारे बच्चे सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, रट्टा कुछ नहीं मारना, हम बहुत आराम से रीड करेंगे इसको। बेटा आपका फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, ठीक है ना। इसने आपको 2 बार स्टॉक दिया, ठीक है ना। एक बार बताता है कि 1 अप्रैल को 5,000 रुपए का स्टॉक है। बेटा जो 1 अप्रैल को स्टॉक है वही 31 मार्च 2020 को भी होगा ना। जो पिछले साल के आखिरी दिन होगा बेटा, वही तो इस साल के पहले दिन होगा स्टॉक। 31 मार्च 2020 को जितना स्टॉक हॉस्पिटल में छोड़ के गए होंगे, अगले दिन सुबह भी तो उतना ही स्टॉक होगा, ठीक है ना बेटा। मैं बोल सकता हूं ये लास्ट ईयर के एंड पे स्टॉक है या करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन स्टॉक है। 5,000 रुपए की मेडिसिन पड़ी हुई है, ठीक है जी। साल भर में आपने मेडिसिन खरीदी 50,000 रुपए की और ईयर एंड पे मेडिसिन पड़ी हुई है 10,000 रुपए की। आपने कितना कंज्यूम करा? देखो रटने वाले रट जरूर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बेटा समझने के एंगल से कोशिश करोगे तो समझना बहुत आसान है। भाई जब साल शुरुआत हुई तो 5,000 रुपए की मेडिसिन पड़ी हुई थी, हमने साल भर में 50,000 की मेडिसिन और खरीद ली, यानी कि टोटल मेडिसिन जो पूरे साल में मेरे पास होनी चाहिए वो 55,000 की होनी चाहिए। लेकिन जिस दिन साल खत्म हुआ उस दिन मैंने मेडिसिन गिरी तो बेटा सिर्फ 10,000 की बची थी बेटा। तो बाकी कहां गई? बाकी कहीं ना कहीं बेटा कंज्यूम ही तो हो गई, कहीं ना कहीं बेटा पेशेंट्स को ही तो दे दी आपने बेटा बाकी मेडिसिन। तो बेटा आपके लिए तो ये 45,000 रुपए आपका खर्चा है। कहां रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? रटने वालों ने तो रट्टा मार भी लिया होगा, यही तो चाहिए हमारे को, और चाहिए क्या बेटा, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला क्या लगाया बेटा? स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल बोलूं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वलेंट टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। साल के शुरुआत में 5,000 की मेडिसिन थी, 50,000 की और खरीद ली तो 55,000 की होनी चाहिए ना बेटा ईयर एंड पे। कहता ईयर एंड पे बची 10,000 की, तो भाई ये 45,000 गए का कहीं ना कहीं कंज्यूम ही तो गए। बात क्लियर? समझ आई बात बेटा? रटने वाला तो कुछ नहीं है। लिखवाऊं इसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस दिस एंड दैट? सर उम्मीद भी मत करना, अजी मैं खुद ही नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं इसमें इसके अंदर इतने पेज डाल दूंगा कि आप दुखी हो जाओगे। रटा हुआ काम नहीं आने का। मैंने अगर फॉर्मूला लिखवा भी दिया ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो रटा हुआ काम नहीं आएगा बेटा। मैं पेज इतने डाल दूंगा। मुझे बोर्ड की तैयारी करानी है, मुझे ये एक छोटे से ये नल्ले नल्ले से बेटा ये एग्जाम्पल नहीं कराने, ठीक है ना जी। बात समझ में आई? इतनी बात ओके है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिख रहे आप, अपने दिमाग में सेव करो, क्योंकि थोड़े दिन बाद बेटा बैंड बज जाएगी इस फॉर्मूला की, ठीक है जी। चलो ये समझ में आया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंडिचर साइड शो होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ाएं चर्चा को आगे। देखो बेटा यहीं से एक बात और उठा देता हूं,
लो प्यारे बच्चों सामने देखना, यहीं से एक बात और उठा देता हूं बाबू, मेरे को ना पता है क्या क्या बनाना होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेरे को दे दिया क्वेश्चन ने, और मुझे क्वेश्चन ने कहा 3 चीजें बनाकर दे दो। सुन लो बेटा, बड़े काम की बात बोल रहा हूं। क्वेश्चन ने मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया और क्वेश्चन ने कह दिया मुझे ना आप 3 चीजें प्रिपेयर करके दो, और ऐसे ही देगा बेटा। उसने कहा एक तो आप मुझे बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दे दो एज एट 1 अप्रैल 2020। मेरा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है। कहता है एक तो पिछले साल की बैलेंस शीट बनाकर दे दो, 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस शीट कैसी दिख रही होगी। ठीक है। एक क्वेश्चन ने मुझे कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दे दो फॉर द ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या क्या खर्चे करे, क्या क्या इनकम करी, ये दे दो। और बेटा एक क्वेश्चन कहेगा मेरे को कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दे दो बिल्कुल लास्ट डे फाइनेंशियल ईयर के एज एट 31 मार्च 2021। ये क्वेश्चन मुझसे 3 चीजें बनाने वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन में से ये मांगेगा, सिर्फ एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देगा, मुझे कहेगा 2 तो बैलेंस शीट बनाकर दो, एक पिछले साल की एक इस साल की। पिछले साल के आखिरी दिन कह लो या करंट ईयर के पहले दिन कह लो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता बेटा, ठीक है ना। 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस होगा वही तो 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस होगा। तो चाहे आप यहाँ 31 मार्च 20 लिख लो, चाहे 1 अप्रैल 20 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। 2 तो बैलेंस शीट मांग रहा है, पिछले साल की और करंट ईयर की, और आपसे मांग रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन जरूर करी, ठीक है ना। मेरे एग्जाम्पल में 45,000 का मटेरियल खो गया, खत्म हो गया बेटा, तो बाबू मैंने दिखा दिया जी मेरा खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर साइड लिख दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। 2 बड़ी जरूर यूज करना, इट इज अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 45,000, 45,000 रुपए का मटेरियल खत्म हो गया बेटा। बस और क्या दिखाऊं सर, सुन लो, स्टॉक हर हाल में आपकी एसेट होती है। सर दिखाया कभी स्टॉक? सर 11th क्लास याद कर लो, पूरे फाइनेंशियल में क्या करते थे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे एसेट साइड। तो आप खुद सोचो बेटा, 1 अप्रैल का भी स्टॉक मेरे पास है और मेरे पास 31 मार्च का भी स्टॉक है। जब 1 अप्रैल की बैलेंस शीट बना रहा हूं तो यहां दिखाऊंगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन 5,000। ये देखो बेटा 1 अप्रैल को मेरे पास कितना स्टॉक था, 5,000, यहां रिकॉर्ड कर दिया। और बेटा ये 31 मार्च को स्टॉक कितना है बेटा, 10,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ में आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? जस्ट बात क्लियर इतनी राहुल भाई? चलो जी बढ़ाएं लेवल धीरे धीरे। चलो जी बेटा एक क्वेश्चन आप लिखो, आप करके दिखाओ, ठीक है जी। मैं एग्जांपल और लिखता हूं, अभी आप इसको नोट डाउन कर लो बेटा। आपके लिए मैं एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूं, ठीक है जी। आप इसको नोट डाउन करो, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल नंबर 4 है ना आज का? लो जी बेटा फटाफट से करके दिखाओ मेरे को। बेटा सामने देखना, 1 मिनट मेरी तरफ। आपने फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया होगा बेटा और कर भी दिया होगा, सॉल्व आंसर भी आ गया होगा 90,000, ठीक है। लेकिन ना अब की बार मैं इसको एक दूसरे मेथड से करना चाहता हूं। मैं इसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व करूंगा बेटा, और आपको फ्यूचर में उसी मेथड का यूज करके चलते हैं, ठीक है जी। क्योंकि बेटा आपको बता देता हूं ये 3 एडजस्टमेंट के साथ पेपर में कभी नहीं आएगा। इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट और डाली जाएंगी, 5, 6, 7, 8 और वहां फंस जाओगे बेटा फॉर्मूला याद करते करते, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है बेटा रटने की। आपको कोई उंगली पकड़ा दे बेटा, आप पूरा हाथ पकड़ लेते हो कि रटवा रटवा और रटवा,
ठीक है ना, और वो अपने बस की बात नहीं है। तो बेटा हम रीड करेंगे अकाउंट्स को, कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना, मेरी तरफ देखना बेटा। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अकाउंट बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों सब सामने देखना, ये पहली बार हो रहा होगा आपके साथ बेटा, इसको बहुत आराम से समझ लो, क्योंकि मैं आगे आते ही बेटा अगले क्वेश्चन में 4 एडजस्टमेंट डालूंगा और, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अकाउंट बनाऊंगा। आंसर वही आएगा जो आपका आया बेटा, घबराना नहीं। और बेटा कोई भी अकाउंट देखने में कैसा होता है, बड़े टी की तरह होता है बेटा। तो मैंने ये टी शेप अकाउंट बनाया, ठीक है ना। इसमें 2 साइड है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, ठीक है ना बेटा। मैंने अकाउंट बना दिया। बाबू मुझे इनको पोस्ट करना है, मैं आराम से पोस्ट करना सिखाता हूं आपको, क्या दिक्कत है इसमें बेटा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको बेटा ओपनिंग बैलेंस देता है। अभी आपको पता लगा कि ये एसेट है, सारे स्टॉक एसेट होते हैं। देखो आपने यहां एसेट में भी रिकॉर्ड करा, यहां भी एसेट में रिकॉर्ड करा। एसेट मतलब एसेट हमेशा डेबिट होती है, मैंने कल क्लियर में भी लिखा था ना। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, ठीक है ना बेटा। तो मेरी डेबिट साइड ये रही, तो मैं लिख दूं बेटा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 80,000 है, ठीक है जी। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, ठीक है जी बेटा। क्लोजिंग बैलेंस चिपका दो बेटा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है स्टेशनरी का बेटा, 50,000 रुपए दिया है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होता है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होता है, ठीक है जी। चिपका दिया जी, बिल्कुल चिपका दिया बेटा। आपने और स्टेशनरी परचेज करी, आपने और स्टेशनरी परचेज करी। मैंने एंट्री क्या करी होगी जब मैंने परचेज की होगी, तो मैंने तो एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही तो एंट्री करी होगी। जब तक मुझे बताया नहीं बेटा कि नगद खरीद या उधार, मैं तो मानता हूं उधार खरीद, तो मैंने तो एंट्री करी होगी परचेज टू क्रेडिटर। तो बेटा मैं तो स्टेशनरी का ही अकाउंट बना रहा हूं, स्टेशनरी की परचेजेस को रिकॉर्ड कर रहा हूं। परचेज को रिकॉर्ड करना है बेटा स्टेशनरी के अकाउंट में, क्या रिकॉर्ड करूंगा, टू क्रेडिटर। देखो सिंपल सी बात बोलता हूं, आप कैसे लेजर बनाते हो, परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है ना बेटा। मैं इसी चीज का अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है ना। ये चीज डेबिट है तो पोस्टिंग हमेशा डेबिट साइड होगी बेटा, लेकिन जब नाम आएगा तो नाम हमेशा सामने वाली साइड का आएगा। ऐसे पोस्टिंग की जाती है। लेजर बनाए होंगे 11th क्लास में, किसी ना किसी ने सिखाया होगा, ठीक है ना बेटा। मैं परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बना रहा हूं बेटा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा बेटा, ये आइटम मुझे डेबिट साइड दिखाई दे रही है, इसका मतलब पोस्टिंग भी डेबिट साइड में होने वाली है, ये है मेरी डेबिट साइड। लेकिन बेटा जब पोस्ट करूंगा तो क्या नाम आएगा, सामने वाली साइड का नाम आएगा टू क्रेडिटर। जी मैंने उधार पे खरीदा है सामान, कितने रुपए का, 60,000। 60,000। अब बेटा रीड करो, रीड करने का तरीका वही, शुरू में स्टेशनरी पड़ी थी 80,000 की, 60,000 की और खरीद ली तो एक 40 की होनी चाहिए थी स्कूल में स्टेशनरी, और जब 31 मार्च को गिनने बैठे तो बस 50,000 की बची है, तो 90,000 की कहां गई बेटा, कंज्यूम। ये क्या आएगा बेटा, बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आंसर वही आया बेटा, लेकिन रीड करने का तरीका समझ लिया। और अभी बेटा जब बहुत सारी एडजस्टमेंट आएंगी, ये आपके लिए बहुत मदद करेगा, ठीक है जी। समझ आई बात, बढ़ाएं लेवल थोड़ा सा तो बढ़ना चाहिए यार लेवल। चलो जी थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं बेटा, और अब मजा ही आ जाए, बस कह देना कि मजा आ गया भैया, ठीक है ना। देखो रोने का तो मन करता ही है, ठीक है ना। मन आपका कभी नहीं करता कि हाँ हम कह दे अपने मुंह से लेवल बढ़ाओ। देखो पता है क्या, आप कहो या नहीं कहो, लेवल तो मैंने बढ़ाना ही बढ़ाना है। अगर आप खुश होके कह दोगे ना तो आपको भी जल्दी समझ आएगा, मुझे भी डबल मोटिवेशन मिलेगा। जब भी मैं कहूँ ना लेवल बढ़ाओ के नहीं बढ़ाओ, देखो रोने का मन करेगा, लेकिन हंस के कह देना हाँ भैया लेवल बढ़ाओ, ये क्या आसान से क्वेश्चन करा रहे, ऐसे कहना शुरू कर दो तुम, ठीक है ना। हाँ राघव भाई बढ़ाएं लेवल, फिर हाँ बढ़ाओ, देखो अब देखो कितना मजा आएगा तुम्हें नहीं पता अब कितना मजा आएगा। लो जी चलो जी मैं रब कर रहा हूं बेटा, लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से सुनना शुरू करना। अब बता देता हूं बेटा, धीरे धीरे हम इसके पीक पर जाने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद और मुश्किल करेंगे, 2-4 मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, निभ जाएगा बेटा। लो प्यारे बच्चों
एग्जाम्पल, आज का एग्जाम्पल शायद 6th होगा, ये 5th है। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 5। भाई बिल्कुल चुप हो जाओ यार, देख लो परेशान हो जाओगे। यार अलग अलग जगह बैठने का मन कर रहा है तो बता दो भाई, कल से फिर मैं जगह बदलूं आपकी। अजी अब मजा आ जाएगा, आपने कहा लेवल बढ़ा दो, मेरे को डबल मोटिवेशन मिल गया, मैंने एडजस्टमेंट ही बढ़ा दी। पहले मैं सोचा था एक एक करके बढ़ाऊं, अब मैंने इकट्ठे 3 बढ़ा दी बेटा। लो जी बेटा, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, जिसने नहीं करा फटाफट से नोट डाउन करो, हम कैलकुलेट करना सीखेंगे बेटा। लो प्यारे बच्चों, और रीड करनी आनी चाहिए अकाउंट्स बेटा, रट्टा कुछ नहीं मारना मैं। हाँ मेरे को पता नहीं यार, अभी देखते हैं तेरे हिसाब से क्या आ रहा है, 50? नहीं मेरे हिसाब से शायद 50 तो नहीं आता, 70 के आसपास तो आना ही चाहिए यार। चलो देखते हैं, खैर मुझे अंदाजा नहीं है बेटा, मैंने तो अभी बनाया रैंडम। चलो जी बेटा, कैलकुलेट करना सीखते हैं, कैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा। सब सामने देखना, सब पहले सारे काम धंधे छोड़ दो, सब मेरी तरफ देखो बेटा। सर देखो मैं आपको बता देता हूं, जब ये ऐसे क्वेश्चन का लेवल आना शुरू करता है ना, टीचर आपको रटवाना शुरू कर देता है कि ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग माइनस, क्रेडिटर माइनस, ये वाले प्लस, और ये अमाउंट पेड ये कर देना, प्लस माइनस में ही आपको इतना घुमा दिया जाता है कि अकाउंट्स रीड करना तो भूल जाते हैं, मैं प्लस माइनस रटना शुरू कर देते हैं। सर किस चीज का रटना, मतलब अकाउंट्स भी अगर रटनी पड़े तो फिर पढ़ाई क्या हमने जिंदगी में? रट्टा मारना छोड़ दो, अगर ना समझा पाया तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा बेटा। बहुत आराम से सुनना है मेरी बात को बेटा। मैं एक तो स्टॉक अकाउंट बनाने जा रहा हूं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनाने जा रहा हूं बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट। और बेटा दिखने में कोई भी अकाउंट हो, आपको पता है बेटा एक बड़े टी की तरह होता है, जिसे हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। और टी शेप अकाउंट की एक ब्यूटी है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट साइड होती है बेटा, और राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट साइड होती है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। स्टॉक इज ऑलवेज एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और एसेट का क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, पता है ना हमारे को, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करा। तो बेटा मेरे पास स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया 60,000। लिख दूं बेटा बैलेंस? अब तो बैलेंस लिखना आता है हमारे को। ये मेरी डेबिट साइड है बेटा, स्टॉक का बैलेंस, एसेट होती है हमेशा डेबिट होता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 60,000। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? दोनों बैलेंसेस लिख दिए। समझदार बच्चों को इशारा काफी। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो बेटा इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आने वाला है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है जी, तो लिख दो बेटा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन आप अकाउंट्स खुद से रीड करके दिखाओगे तो, ठीक है ना बेटा। और टू बैलेंस कैरेट डाउन 30,000। लो जी ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? इतना तो आ ही गया होगा, कुछ नहीं आया ओपनिंग बैलेंसेस लिखना। ठीक है जी। अब बेटा ये पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर 1 लाख, क्रेडिटर को 1 लाख रुपए दे दिए, यही मतलब है ना बेटा। बाबू देखो एक बात समझने की कोशिश करना, कैश या बैंक जब भी बिजनेस में आता है, दोनों एसेट है, चाहे कैश बैलेंस आ जाए चाहे बैंक बैलेंस आ जाए, एसेट है। जब भी बिजनेस में आता है हम डेबिट करते हैं, और जब भी बिजनेस से जाता है हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि बेटा जब मैंने क्रेडिटर को पे किया होगा 1 लाख, मैंने जर्नल एंट्री क्या पास की होगी, मेरी जेब से बैंक बैलेंस गया होगा या कैश बैलेंस गया होगा। मैं मान लेता हूं मैंने बैंक से पे करा, क्रेडिट कर दूं बेटा, चाहे कैश आए चाहे बैंक आए हमेशा डेबिट होता है, जब भी जाएगा बेटा हमेशा क्रेडिट होता है। तो मैंने बेटा क्रेडिट में लिख दिया टू बैंक अकाउंट 1 लाख। डेबिट किसको किया होगा भाई, क्रेडिटर को पे करा है। क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब मैंने उनको पे कर दिया तो मैंने तो बुक से खत्म कर दिया।
और बेटा बुक से अगर किसी चीज को खत्म करना हो तो क्या करना पड़ता है, हमेशा उसकी साइड बदलनी पड़ती है। क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होते हैं बेटा, लायबिलिटी है, लेकिन अगर मैं किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा हूं, उसको खत्म कर रहा हूं बुक से, तो कैसे खत्म करूंगा, क्रेडिट वाली चीज को डेबिट साइड लिख दो, खत्म हो जाएगी। यही एक तरीका होता है ना, अकाउंट्स में किसी भी चीज को खत्म करना हो उसकी साइड बदल दी जाती है बेटा। क्रेडिटर हमेशा लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन अगर मैंने उसको पे कर दिया है तो बेटा मैं उसे बुक से खत्म कर रहा हूं, और जब खत्म कर रहा हूं तो बेटा साइड बदल के खत्म किया जाता है। तो बेटा मैंने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी 1 लाख, मैंने एंट्री की होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री की होगी मैंने, यही तो एंट्री की होगी जी मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक, बताओ सर क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करोगे, इसी का अकाउंट बना रहे हो आप बेटा, ये कहां लिखा है, ऑन द डेबिट साइड, यानी कि पोस्टिंग मस्ट बी ऑन द डेबिट साइड, लेकिन नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का, यानी कि आप लिखोगे टू बैंक 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं, टू बैंक 1 लाख रुपए। सर अब खुद सोचना बेटा, मैंने क्रेडिटर को 20,000 रुपए देने थे, मैंने कितने दे दिए उसको, 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है ना, और फ्यूचर में भी अभी 30,000 रुपए देने हैं, यानी कि बेटा देखो खुद सोचो, मैंने 20,000 रुपए उसके देने थे, 1 लाख रुपए पे कर दिए, मैंने कितना एडवांस दे दिया, 80,000 दे दिया एडवांस, और 30,000 मैं कह रहा हूं अभी भी देने हैं, भाई मैंने 80,000 पहले दे दिया, 30,000 अभी भी देने हैं, यानी कि मैंने 1,10,000 रुपए का माल नहीं उठाया होगा उससे। देखो ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रट्टा मारना है, लो रट्टा मारना कितना आसान होता है ये दिखाता हूं। 1,30,000 दोनों तरफ कर दो, हाईएस्ट टोटल इज ऑन द बोथ साइड, किसी भी अकाउंट को बैलेंस करना हो यही तो करते हैं, दोनों तरफ देख लो बेटा हाईएस्ट टोटल कौन सा है, इस तरफ का टोटल है 130, इस तरफ का टोटल है 20,000, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखा, इस तरफ बैलेंस आया बेटा 1,10,000, मैंने क्या लिखना है, बाय परचेजेस, मैंने परचेज किया क्रेडिटर से। आप खुद सोचो यार 20,000 रुपए उसके देने थे, 1,10,000 रुपए का माल और मंगा लिया, कितने पैसे देने हैं, 1,30 देने हैं, 1,30 में से 1 लाख की पेमेंट कर दी, 30 अभी भी देने। रीड करना आना चाहिए अकाउंट्स, वो मुझे पता नहीं बेटा आपको क्या आता है, आपको तो बस बैलेंस निकालना आता है, ठीक है ना, मैं रीड करना सिखा रहा हूं। 20,000 देने थे, 1 लाख दे दिए, 80,000 एडवांस भी दे दिए, 30 अभी और भी देने हैं, ऐसा क्यों सर, 1,10 का कहीं ना कहीं माल खरीदा होगा, तभी 30,000 आज भी देने हैं, तभी 80,000 का बेटा हिसाब किताब भी निपट गया आपका। रीड करना है, अब खुद सोचो बेटा, मैंने 1,10,000 रुपए का माल उससे खरीदा है, सर पहले भी स्टॉक 80,000 का पड़ा है, 1,10,000 का माल खरीदते ही मेरा स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। नाम क्या आएगा बेटा, जब मैं पोस्टिंग करूंगा यहां से बेटा नाम क्या आएगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। हमेशा बेटा एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है सबसे पहले साइड बदली जाती है, यहां बाय साइड लिखा है बेटा, तो यहां कहां जाएगा बेटा, ऑन द टू साइड, और नाम किसका आएगा बेटा, इस अकाउंट का। ठीक है जी बेटा, कितनी अमाउंट, 1,10,000। अब खुद सोच लो बेटा, आप बैलेंस निकाल लो चाहे और सोचना चाहे शुरू कर दो। हाईएस्ट टोटल इज ऑन द बोथ साइड, इस साइड का टोटल है 190, इस साइड में बेटा सिर्फ 60,000 की अमाउंट है, तो हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखा, 130 का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आया। ये रटने वाले बच्चों के लिए, समझने वालों के लिए, भाई मेडिसिन पड़ी थी हॉस्पिटल में 80,000, 1,10,000 का और सामान खरीदा क्रेडिटर से उधार पर, 190 का स्टॉक होना चाहिए, जब साल के एंड में टोटल करा तो सिर्फ 60 का बचा, तो बेटा बाकी कहां गया, यानी कि बाकी कंज्यूम हो गया। समझे सर, देखो आपको शायद हो सकता है आपने अकाउंट पहली बार बनाया हो, आपको लगाओ यार ये बड़ा मुश्किल है, बेटा प्लस माइनस से बहुत आसान है, वहां सिर्फ रटोगे, वहां रीड नहीं कर पाओगे कभी अकाउंट्स, यहां रीड करना आ जाएगा अकाउंट्स, ठीक है ना। आपको बता देता हूं, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं किया हमने, ठीक है ना। 11th क्लास का जो हमारा बेस वीक होगा ना, बस वो हमें दर्द दे रहा होगा और कोई चीज दर्द नहीं दे रही होगी, ठीक है ना। मैंने क्या करा बेटा, स्टॉक का अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक हमेशा एसेट होती है, ओपनिंग बैलेंस इज ऑन द डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड,
क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट होती है हमेशा। ओपनिंग बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस इज ऑन द डेबिट साइड। सबसे पहले तो बेटा आपने क्या करा, ओपनिंग बैलेंसेस को प्लेस करा। मैंने क्रेडिटर को पे कराया बेटा 1 लाख रुपए। जब मैंने पे कराया तो मैंने तो एंट्री की होगी क्रेडिटर टू बैंक 1 लाख रुपए पे करा। मैंने बैलेंसेस निकाला, ये बैलेंस परचेज ही आएगा। रीड करना आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो बेटा बस फिर वही जैसे पिछले साल गुजारा करा फिर रट लो। लेकिन मैं बोलता हूं रीड करना क्यों ना आए, क्या समझ में आया भाई? 20,000 शुरू में देने थे, आपने 1 लाख दे भी दिए, 30,000 का बैलेंस आज भी खड़ा है, यानी कि एक 30 और 20 ही देने थे। 20 के एक 30 कैसे बन गए भाई? कहीं ना कहीं और उधार खरीदा होगा 1,10,000 का, तभी तो एक 30 बने हैं। तो मैंने एक 10 का और उधार पे परचेज किया, ठीक है ना। परचेजेस से स्टॉक बढ़ता है तो बेटा स्टॉक में स्टॉक बढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। और जब स्टॉक बढ़ा दिया तो कैलकुलेट हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ आई बात? होमवर्क कुछ नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड, बस 1-2 क्वेश्चन और ले लो होमवर्क। बाकी कोई बुक से अभी कोई होमवर्क नहीं है बेटा, 2 दिन मस्ती करो, ठीक है ना। बस ये संभाल लेना, मैंने ज्यादा बात नहीं करी। मैंने एक छोटा क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने 3 एडजस्टमेंट दी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज। और एक मैंने थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन करा दिया जिसमें मैंने 5 बातें कर दी, ठीक है जी। हाँ जी, चलो जी लिखना शुरू करो। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखवाता हूँ। हाँ जी हुकुम। लो बेटा होमवर्क का क्वेश्चन लिखो फटाफट से। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे होमवर्क का क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, इसे रब कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में आपको, ज्यादा नहीं दे रहा। भाई चुप हो जाओ यार। बेटा जो जिसकी भी प्रॉब्लम आई है ना, इलस्ट्रेशन 8 या क्वेश्चन 8 या 9A 9B, अब सब हो जाएगा। आप एक बार अटेम्प्ट कर लेना इलस्ट्रेशन 3 to 9B और ऐसे ही क्वेश्चन 3 to 9B, मुझे लगता है सब हो जाएगा। एक आध प्रॉब्लम आएगी और वो आनी जरूरी है बेटा, आने तो उसे देखेंगे, ठीक है जी। आप ये होमवर्क कर लेना बेटा, वैसे तो ऑलमोस्ट आपका सारा ही कंप्लीट है बेटा, ठीक है ना। और आपको ये 2 क्वेश्चन और करके लाने हैं, सिंपल सिंपल, इसे संभाल लेना। मैंने क्या दिया है बेटा, अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर नहीं दिया, मैंने क्या दिया, क्रेडिट परचेसेस, ठीक है जी। चलो जी आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।